हेलो दोस्तों, मैं श्लोक कुमार, माय चैनल श्लोक क्लासेस। मैं आज आपको क्लास 12th सामान्य हिंदी के जितने आपके जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मॉडल पेपर दिखा करके आपको जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा पेपर में आते हैं, वो आज सॉल्व करा रहे हैं। चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो पेपर में 100% वही पूछा जाता है। वो आज पूरे हिंदी का जो पूरा क्वेश्चन है, आज इस वीडियो में पूरा कलेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। पेपर मॉडल पेपर एक बार देख लीजिए, ऐसे आपको आता है सेम। कितने नंबर का विकल्प होता है, आप ये देखिए कितने नंबर का विकल्प आता है। 1 नंबर, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने नंबर का विकल्प आता है? 10 नंबर का विकल्प आता है। तो आज आपको कुछ जो 10 नंबर के हैं वो अलग वीडियो में डाल देंगे, बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी में कोशिश करेंगे पूरी वीडियो इसी में कवर करने का, जो आपको हर साल पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा गद्यांश का, कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न को करना है। पूछेगा अशोक के फूल, क्या अशोक के फूल तो किसके, मतलब ये तो देगा नहीं आपको। देगा क्या? देगा आपको जैसे रविंद्रनाथ ने इस भारत को महानव समुद्र कहा है, विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गणवर्धन आए, ना जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई, और आज के भारतवर्ष को बनाने में क्या था, अपना हाथ गई या हाथ लगाई गई, जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं। वह अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। क्वेश्चन ऐसे देगा, पूछेगा आपको क्या पूछेगा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगला पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रविंद्र ने किस महामानव समुद्र कहा। अगला ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। अगला क्वेश्चन, आर्य शक हूण कहाँ गए। तो पहले क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। कहेगा क्वेश्चन, तो पहले आपको क्या लिखना है, रेखांकी देना है। देना क्या है, रेखांकी। पहले आपको देना है कि किसने लिखा है, तो आपको हमने बताया अशोक के फूल। तो लिखेंगे पहला प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि रेखांकी के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो लिखेंगे क्या, प्रस्तुत गद्यावतरण। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से आवृत है। फिर अगला क्या कहेगा, इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम। पाठ का नाम क्या है, अशोक के फूल। पाठ का क्या नाम है, अशोक के फूल। और लेखक का क्या नाम है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कितना लिखना है आपको, बस इतना ध्यान दीजिए। आपको यहाँ से लिखना है यहाँ तक। हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि यहाँ आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियाँ आई। उनमें से आर्य शक हूण आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके
यहाँ विजय प्राप्त की और यहाँ के विशाल भूभागों पर अपने राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना की। इनमें से अनेक यहीं के होकर रह गए और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहाँ की उस हिंदू संस्कृति के अंग बन गए। यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक रेखांकी। मतलब आपको पूछेगा रेखांकी अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक। ये दिया रहेगा रविंद्र ने इस भारत को, तो आपको इसमें जितने रेखांकी हैं, पाठ का नाम कौन थे? अशोक के फूल। लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकी कहाँ से कहाँ तक लिखना है? हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि यहाँ आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियाँ आईं। उनमें से आर्य, शक, हूण आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ विजय प्राप्त की और यहाँ के विशाल भूभागों पर अपने राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना की। इनमें से अनेक यहीं के होकर रह गए और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहाँ की उस हिंदू संस्कृति के अंग बन गए। यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक आपको याद करना है। ये आपका रेखांकी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा है रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? रविंद्रनाथ ने किसे मानव महान समुद्र कहा है? चलिए चलते हैं, यहाँ है तो लिखेंगे रविंद्र ने भारत को महामानव समुद्र कहा है। किसे? भारतवर्ष को। रविंद्र ने भारतवर्ष को क्या कहा है? भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। क्योंकि क्या है? क्योंकि यहाँ की प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। यहाँ तक क्या दिया? अपना योगदान दिया। ये अगला रेखांकित था। अगला क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन यही पूछा था, क्या भारतवर्ष के निर्माण में किनका सहयोग रहा? भारतवर्ष के निर्माण में किन और किनका सहयोग रहा? तो आंसर क्या होगा? भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का, वरन आर्यों के उपरांत अनेक आने वाले शक, हूण तथा नागयक्ष एवं गणवर्ध, असुर आदि अनेक विदेशी जातियों का सहयोग रहा। किसका रहा? जातियों का सहयोग रहा। अगला क्वेश्चन क्या था? आर्य, शक, हूण कहाँ आए? तो आर्य यहाँ से, आर्य, शक एवं हूण आदि विदेशी जातियों के लोग समय समय पर भारतवर्ष में आए। मतलब यह है कि क्वेश्चन पूछेगा पूरा यही दे करके रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को, तो आपको पाठ का नाम पहले रेखांकी करना है, वो पहले गद्यांश मतलब पाठ का नाम और लेखक के नाम लिखना है। दूसरा क्या करना है? रेखांकी की व्याख्या करना है। इसमें कहा क्या गया है? इस वाले रेखांकी में यहाँ से जिसे हम हिंदू रीत नीत कहते हैं, वह अनेक आर्य और यूरोत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो इसके बारे में इसमें व्याख्या करना है। फिर अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा? तो किसे कहा? भारतवर्ष को कहा। किसे? भारतवर्ष को कहा। अगला क्या है? भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा? भारतवर्ष के निर्माण में वरन आर्यों और हूण और शक, गणवर्ध और असुर का क्या रहा? विदेशी जातियों का सहयोग रहा। अगला क्वेश्चन, आर्य, शक, हूण कहाँ आए? और आर्य, शक, हूण कहाँ आए? आर्य, शक, हूण विदेशी जातियों के लोग समय समय पर कहाँ आए? भारतवर्ष आए। कहाँ आए? इसी में आपका आंसर है, बट आपको समझना है कहाँ आए? भारतवर्ष आए। ये तो आपका एक रेखांकी का हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या है?
जैसे वो तो आपका गद्यांश का हुआ। अब पद्यांश पर आधारित प्रश्न एक देखा जाए, जैसे जयशंकर प्रसाद का है, ठीक, तो इसमें ये नहीं लिखेगा जयशंकर प्रसाद, आपको लिखेगा कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों के फेंकी मणि एक कर रहे निर्जल पर निर्जल का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक मधुर विशांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इसमें पूछेगा रेखांकी गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। सेम वही जिस तरह से आपको गद्यांश में पूछता वैसे पद्यांश में पूछेगा। अगला रेखांकी अंश की व्याख्या कीजिए, ये पूछता है। अगला उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है, ये पूछता है। अगला कौन अपनी क्रांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। अगला पूछेगा प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये सब क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले आपको क्या करना है, पाठ का नाम मतलब शीर्षक कौन है और इसके कवि कौन है। तो चलिए देखते हैं शीर्षक कौन है और कवि कौन है। यहाँ से तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम तो कौन, प्रस्तुत गद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद ने के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मन शीर्षक कविता से उद्धत है। मतलब प्रस्तुत गद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के, ये आपको शीर्षक और कवि का नाम बता रहे हैं, जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक कहाँ से, गद्य भाग से संकलित श्रद्धामन शीर्षक कवि से उद्धत है। कहाँ से उद्धत है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं शीर्षक कौन है, श्रद्धामन, कौन है, श्रद्धामन, और कवि का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा रेखांकित पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन यहाँ है, चलिए अभी दिखा देते हैं। ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसका, यही इसी का, कौन तुम सांस्कृतिक जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, इसका। तो चलिए चलते हैं इसमें इसका व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में श्रद्धा मन से उनका परिचित पूछ रही है। क्या पूछे, परिचय पूछ रही है। जो परिचित लोग हैं, जैसे कहने का मतलब है, कह रहा है उनका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों और लहरों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के सादृश तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को क्या कर रहे हो, स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार से लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर, मतलब क्या कि जिस प्रकार से लहरें समुद्र को, यहाँ से जिस प्रकार की लहरें समुद्र से क्या मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार से सांसारिक घाव को ठुकराए हुए भाव पुरुष तुम कौन हो। मतलब इसमें पूछ रहा है कि रेखांकित की व्याख्या में जो मतलब लाइनर होते हैं, ये सब लाइनर जो होते हैं उसी की व्याख्या करनी होती है। पूछ रहा है जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक घाव से टुकराते हुए हे भाव पुरुष तुम कौन हो। अगला क्वेश्चन क्या था, यहाँ है क्वेश्चन, अभी दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उन पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है, किन पंक्तियों में, जयशंकर के प्रसाद के पंक्तियों में। जैसे यहाँ है, इसमें किसका भाव पूछ रहा है, ये पूछा है कि यहाँ पे देखिए उक्त पंक्तियों में
कौन किसका परिचय पूछ रहा है, तो उन पंक्तियों में किसका परिचय पूछ रहा है इसमें देखा जाए। उक्त पंक्तियों में श्रद्धामन, क्योंकि जो आपके शीर्षक थे श्रद्धामन, उन्हीं का परिचय पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या था, प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रभा की धारा से मतलब मन भव पुरुष की भांति जो अपनी कांत से वीरानों से शोभायमन कर रहे हैं। किससे? शोभायमन से कर रहे हैं। कौन? मन भाव पुरुषों की भांति अपनी क्रांतियों से शोभामन कर रहे हैं। अगला क्या है, ये मतलब सॉरी, ये कौन अपनी क्रांति से वीरानों को शोभामन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन था। और जो हमने क्वेश्चन ये पढ़ा है कि प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार ये है। और ये मन भाव से किसका शोभा बढ़ा रहा है, जैसे क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ है, कौन अपनी क्रांति से, कौन सी अपनी क्रांति से वीरानों को शोभामन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, यहाँ है, कौन कर रहा है, मन भव पुरुष अपनी क्रांति से वीरानों से शोभामन कर रहे हैं। और अलंकार कौन था, रूपक अलंकार। कौन सा है, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। ये आपको गद्य का एक और एक पद्य का मैं रेखांकित करा दिया हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ मैं करवा रहा हूँ, ये पेपर में आपको 100% लाभ ही देगा। दोस्तों अब चलते हैं लेखक एवं कवि परिचय देते हैं, जो आपको पेपर में आता है। बस आप 3 याद कर लीजिए, उन्हीं 3 से आपको फंस जाएगा। पहले देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा देखेंगे प्रोजी सुंदर रेड्डी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। और तीसरा देखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 3 देखेंगे, एक छोड़ देंगे। चलिए पहले क्या देखते हैं, वासुदेव अग्रवाल के बारे में। किसके बारे में? वासुदेव अग्रवाल के बारे में। इनका परिचय देखते हैं, जीवन परिचय देखते हैं, साहित्यिक योगदान देखते हैं, कृतियाँ देखते हैं, निबंध संग्रह देखते हैं, शोध प्रबंध देखते हैं, आलोचना देखते हैं और ग्रंथ देखते हैं। चलिए चलते हैं। तो वासुदेव अग्रवाल, ये वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपको विद्या का जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th में आते हैं वो सब करवा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो वासुदेव अग्रवाल के बारे में, वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में, तो डॉक्टर अग्रवाल का जन्म कब हुआ था, थोड़ा छोटा छोटा करके देखेंगे। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? खेड़ा ग्राम में। ठीक। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे और इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या पाणिकालीन भारत शोक प्रबंधक पर D.Litt की उपाधि प्राप्त की। मतलब कहने का है कि जो वासुदेव अग्रवाल थे, वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म था वो 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मेरठ जनपद के कौन से गांव में? खेड़ा ग्राम गांव में हुआ था। कहाँ? मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता लखनऊ में रहते थे और इनकी बचपन लखनऊ में व्यतीत हुई और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वह हिंदू काशी विश्वविद्यालय में हुई, जहाँ से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिकालीन भारत और भारत शोक प्रबंधक लिट की उपाधि प्राप्त की। बस इतना चीज़ आपको याद करना है। इसके नीचे आपको क्या याद करना है? इनके माता पिता का नाम फिर देखते हैं। माता का नाम नहीं, मुख्य चीज़ देखिए यहाँ से। मुख्य चीज़ वो भी है लेकिन इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ से देखिए, भारतीय सांस्कृतिक और पुरातत्व का यह, यहाँ से फिर भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सुधार गए। कब सुधार गए? 1904 में इनकी जन्म हुई, 1904 में इनकी जन्म हुई और 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? वासुदेव शरण अग्रवाल की। ठीक। उसके बाद इनका साहित्यिक योगदान देखा जाए। साहित्यिक योगदान छोटा सा देखा जाए।
डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। कौन थे? अन्वेषक थे। यहाँ से यहाँ तक शायद डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत और पुरातत्व और क्या प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। यहाँ तक। फिर यहाँ से देखिए, इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों और श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्ध सम्मत चरित्र प्रस्तुत किया और हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये क्या थे? चिरचरणीय रहे। यहाँ से यहाँ तक इन्होंने, कहाँ से कहाँ तक? इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धि सम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये क्या थे? चिरचरणीय रहे। चलिए कृतियां देखते हैं इनकी। कृतियां क्या थी? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोक एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थीं? ये देखते हैं। क्या किए थे कृतियों में? वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोक एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और इनकी रचनाएं निम्नवत लिखित हैं। निबंध संग्रह क्या थी? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, बिलप वृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, ये सब इनकी क्या थी? निबंध थी। और शोक प्रबंध क्या है? पारणिकाल भारत, क्या है? पारणिकाल भारतवर्ष, ये इनकी क्या थी? शोक प्रबंध थी। और इनकी संपादन क्या थी? ये देख लिया जाए। आलोचनात्मक ग्रंथ जो होता है हर्षचरित्र था और संस्कृत अध्ययन था। आलोचनात्मक क्या था? आलोचनात्मक ग्रंथ क्या था? हर्षचरित्र का संस्कृत अध्ययन था। संपादन देखते हैं। पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथ का क्या थे? पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथ का। साहित्य में स्थान क्या था इनका? ये देखते हैं। साहित्य में स्थान भारतीय संस्कृत और क्या पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संस्कृत और अत्यधिक समृद्ध है। क्या है? समृद्ध है। समृद्ध है। ये वासुदेव शरण अग्रवाल की जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, कृतियां, निबंध संग्रह, शोक प्रबंध, आलोचना ग्रंथ, संपादन, साहित्य में स्थान, ये किसका था? वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय था और इनके लेखक कृतियां थी। अगला आपको क्वेश्चन क्या करेगा ये देखते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चलिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के बारे में जीवन परिचय इनका देखते हैं। जो प्रोफेसर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के में सन 1919 ईस्वी में, यहाँ से प्रोफेसर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी यद्यप संस्कृत और तेलुगु में हुई, लेकिन ये हिंदी के प्रखंड विद्वान थे। किसके थे? यहाँ तक हिंदी के क्या थे? प्रखंड विद्वान थे। कौन? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यद्यप संस्कृत और तेलुगु में हुई, लेकिन ये हिंदी के प्रखंड विद्वान थे। फिर उसके बाद यहाँ से इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्यों की, यहाँ से यहाँ तक इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पक्षों के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त शोध कार्य हुए। सन 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। कब हो गया? स्वर्गवास हो गया।
मतलब क्या कि प्रोफेसर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा यद्यपि संस्कृत और तेलुगु में हुई, लेकिन ये हिंदी के प्रखंड विद्वान थे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पक्षों के तुलनात्मक अध्ययन पर प्राप्त शोधकर्ता हुई और सन 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। मतलब जन्म 1919 में, मृत्यु 2005 में। कब हुई? 2005 में। ठीक। साहित्यिक योगदान देखा जाए, जी सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तथा उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। इनके साहित्य में क्या मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट झलक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? स्पष्ट झलक है। कहने का मतलब क्या है? जी सुंदर रेड्डी ने, दोबारा एक बार साहित्यिक योगदान देखा जाए, जी सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तथा उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। इनके साहित्य में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट झलक है। ये इनके साहित्यिक योगदान थी। रचना क्या है इनकी देखी जाए। अब तक प्रोफेसर रेड्डी ने के कुल 8 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। ये सब इनके क्या हैं? रचनाएं हैं। अब तक प्रोफेसर रेड्डी ने के कुल 8 ग्रंथ प्रस्तुत हैं। क्या? तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। साहित्य में स्थान देखा जाए, प्रोफेसर रेड्डी का श्रेष्ठ विचार था। यहाँ से प्रोफेसर रेड्डी का श्रेष्ठ विचार समालोचन और निबंधकार है। हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी हिंदी भाषा के ये प्रखंड विद्वान हैं। यहाँ तक क्या है? प्रखंड विद्वान है प्रोफेसर रेड्डी एक श्रेष्ठ विचारक थे और जो समालोचक और क्या निबंधकार हैं। हिंदी साहित्य के भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी हिंदी भाषा के क्या थे? प्रखंड विद्वान थे। कौन थे? प्रखंड विद्वान थे। हमने आपको गद्य का और पद्य का एक एक रेखांकित करा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। जीवन परिचय करा रहा हूँ, लेखक एवं उनके कवि के परिचय जीवन। दोस्तों मैं जो आपको करा रहा था वो साहित्यिक परिचय था जो कि गद्य का और पद्य का सब अलग है। तो 3 गद्य के कराएंगे और 3 पद्य के। और अगला चलिए देखते हैं, क्योंकि आपको जो ये था ये क्या किसका था? गद्य का। किसका था? ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये गद्य का भाग था। ये यहाँ पे ये आपको मैं कौन सा जीवन परिचय करा रहा था? गद्य भाग का। अब की बार कराऊंगा पद्य भाग का, क्योंकि हमने आपको 2 करा दिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का और प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का। ये गद्य का जीवन परिचय था। पद्य का जीवन परिचय भी कराएंगे। ठीक, चलिए चलते हैं। चलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अगस्त 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर में एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ। कहाँ में हुआ? मतलब क्या? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर में एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ। किनका जन्म? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म। उसके बाद देखते हैं, उनके पिता जैनुल अबिदीन एक नाविक थे और उनकी माता अम्मा एक गृहिणी थी। क्या थी? गृहिणी थी। मतलब जैनुल अबिदीन और एक नाविक थे, उनके पिता थे, और उनकी माता अम्मा एक गृहिणी थी। कौन थी? एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। किनके परिवार की? एपीजे अब्दुल कलाम की। मतलब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी।
इसलिए उन्होंने छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर में एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जैनुल अब्दीन और इन नाविक थे और इनके माता का नाम अम्मा एक गृहिणी थी। उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसलिए उनको क्या करना पड़ा? काम करना पड़ा। और काम उन्होंने बहुत एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइलों की भी उन्होंने खोज की थी। चलिए देखते हैं इनको शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई। बहुत कठिन परिश्रम किए। देखते हैं यहाँ से। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1919 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। कौन थे? सचिव थे। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1919 तक डॉक्टर एपीजे कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास खंड के DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। कहाँ से? इसी दौरान, यहाँ से यहाँ तक। और क्या इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बस मतलब क्या? जुलाई 1992 में से लेकर दिसंबर 1919 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 26 जुलाई 2015 को, यहाँ से 26 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग ये अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और जिसके बाद करोड़ों लोग के प्रिय और चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2005 को परलोक सिधार गए। कब? 27 जुलाई 2015 को, 2015 को। मतलब 26 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और जिसके कारण करोड़ों लोग की प्रिय और चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को परलोक सिधार गए। मतलब जन्म हुआ 1931 में। जन्म कब हुआ? 1931 में और मृत्यु हुई 2015 में। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में हुआ लेकिन मृत्यु 2015 में हुई। ये था आपका किसका? गद्य भाग का जीवन परिचय और रेखांकी, और ये आपको हमने करा दिया। अगले वीडियो में पद्य भाग का जीवन परिचय और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और जो है वो भी करा देंगे। अगले वीडियो में आपको पद्य भाग का जीवन परिचय कराएंगे, जो कि पद्य भाग में कौन कौन है ये देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिशोध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सच्चिदानंद सिंह। तो आपको कराएंगे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इसमें से आपको एक पूछ लेगा, ये 3 करा देंगे। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा का। ये तीनों आपको अगले वीडियो में, जो कि अगले वीडियो में आपको क्या इसका जीवन परिचय रहेगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए।